हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और एचपीएससी बोर्ड के लिए आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। काफी बड़ा चैप्टर है, पूरी क्लास 10th का बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें से पेपर में बहुत ज्यादा आता है और ये बच्चों को डर सा लगता है इस चैप्टर से। हम पूरी कोशिश करेंगे हम आपके लिए ये वाले चैप्टर को इजी बना सके। तो आइए तो स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस, हेडिंग क्या है चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेसेस। पहले देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। ऑल दोज प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए वो जितने भी उसकी बॉडी लाइफ प्रोसेसेस करती है, जितने भी प्रोसेसेस करती है लाइफ रहने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, लाइफ प्रोसेसेस। All those processes which are essential for the survival of living organism is called the life processes। अब कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं उसके लिए हमने एक निमोनिक बनाया है, मिस ग्रेन। क्या? मिस ग्रेन। देखिए, M stands for मेटाबॉलिज्म, ये एक लाइफ प्रोसेस है। R stands for respiration, S stands for secretion, G stands for growth, R stands for reproduction, E stands for excretion, N stands for nutrition। अब ये हमारे मैंने क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमने लाइफ प्रोसेसेस लिखे हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए उसकी बॉडी ये सारे के सारे प्रोसेसेस शो करती है, इनको क्या बोला जाता है, लाइफ प्रोसेसेस। अब यहां पर मैंने आपको लिखवाया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन देखेंगे, the chemical processes in plant or animal that change food into energy and help them to grow। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, मतलब कि हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो बेशक प्लांट हो या फिर एनिमल हो। देखो, प्लांट और एनिमल दोनों लिविंग है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस हो रही है, उन केमिकल प्रोसेस से क्या होता है, जो खाना है, फूड का ब्रेकडाउन होता है और वो क्या देता है, एनर्जी देता है। मैंने क्या बोला, मेटाबॉलिज्म का मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, उन केमिकल प्रोसेस से क्या हो रहा है, सारा का सारा खाना ब्रेक हो रहा है और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। The chemical processes in plant and animal that change food into energy and help them to grow, उनको ग्रो कराने के लिए यूज किया जाता है। आपको मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्लियर हुई। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन देखना, द इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज इट्स यूटिलाइजेशन, खाने को इनटेक करना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन, और उसका यूज करना, इट्स यूटिलाइजेशन। देखो, द इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज इट्स यूटिलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब यहां पर एक न्यू वर्ड आया, फूड। अब ये फूड की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होता है, फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल which can be eaten or drunk to get nutrients which ultimately gives energy। तो फूड क्या होता है, जैसे कि गाड़ियों को चलने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए। पेट्रोल डीजल क्या है, फ्यूल है, ईंधन है, ये जलेगा तभी गाड़ियां चलेंगी। वैसे ही हमारा फूड क्या होता है, एक टाइप का फ्यूल है। हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, लिविंग बॉडी के लिए क्या है, एक फ्यूल की तरह वर्क करता है। फूड को हम क्या करते हैं, या तो खाते हैं या तो पीते हैं, उसका टू गेट न्यूट्रिएंट्स, उससे हम क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, टू विच अल्टीमेटली गिव्स द एनर्जी, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब देखिए यहां पर एक वर्ड निकल करके आया, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स देखते हैं क्या होता है, ए सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप ए लिविंग थिंग अलाइव एंड टू हेल्प टू ग्रो। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो सारे सब्सटेंसेस जो कि उसको नीड है जिंदा रहने के लिए और अपनी मेंटेनेंस करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। जैसे इसके एग्जांपल अगर अब मैं लेता हूं, न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जांपल है, न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, वो सारे सब्सटेंस जो एक बॉडी को चाहिए होते हैं अपनी जिंदा रहने के लिए और अपनी बॉडी को ग्रो करवाने के लिए। एग्जांपल कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स।
कार्बोहाइड्रेट हम पोटैटो खाते हैं, आलू खाते हैं, उसके अंदर हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। विटामिन हम दालें खाते हैं, उसके अंदर क्या मिलता है? हमें विटामिन मिलते हैं, फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं। मिनरल्स हमें किसके अंदर मिलते हैं? फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं। तो बच्चों यहां तक इसको नोट डाउन करो वीडियो पॉज करके, हम फिर आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले का आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट फर्दर ऑन बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन, ये जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के अंदर 5 मार्क्स का आता है। तो अब देखो इसको कैसे पढ़ना है। न्यूट्रिशन, मैंने आपको बता दिया न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन की क्लासिफिकेशन, एक होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हमने किस पार्ट में बांटा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब हम पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एक पढ़ेंगे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। बच्चों ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना बनाना खुद से। ऑटो मींस सेल्फ और ट्रोफिक मींस बनाना। न्यूट्रिशन को गेन करना खुद से, मतलब खुद से खाना बनाना। अब इसके अंदर देखो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को आगे हमने फर्दर 2 में क्लासिफाई कर रखा है। एक कर रखा है हमने फोटोसिंथेटिक, एक कर रखा है कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब सनलाइट की हेल्प से खाना बनाना, अपना खाना खुद बनाना, सनलाइट की हेल्प से, उसको क्या बोला जाएगा? फोटोसिंथेटिक। क्लियर है? कीमोसिंथेटिक मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज कर करके अपना खाना बनाना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन मैं आपको पढ़ाऊं तो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन को मैंने 3 के अंदर क्लासिफाई कर रखा है। एक पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और एक होलोजोइक। पैरासिटिक को देखो, पैरासिटिक वो होते हैं जो अपना खाना लेते हैं किसी दूसरे बंदे को हार्म करके। जैसे हमारे सिरों के अंदर जुएं बढ़ जाती हैं। जुएं क्या करती हैं? हमारे ब्लड को सक करती हैं और अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। तो अपना न्यूट्रिशन वो हमारे को हार्म करके ले रही है ना, हमारे ब्लड को चूज करके ले रही है। तो वो क्या कहलाएगा? पैरासिटिक कहलाएगा। जैसे कि बच्चों के अंदर पेट के अंदर कीड़े होते हैं, तो वो पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं, हम जो बच्चे को खाना खिलाते हैं वो सारा का सारा खाना कौन खा लेता है? वो कीड़े खा लेते हैं। तभी बहुत ज्यादा बार बार भूख लगती है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। पैरासिटिक 2 तरीके के होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट होते हैं और एक एंडोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रह करके उसको हार्म पहुंचाते हैं। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रह करके उसको हार्म पहुंचाते हैं, जैसे कि जुएं हमारे सिर के ऊपर रह करके हमें हार्म पहुंचाते हैं। वो कैसे पैरासाइट हो गए? एक्टोपैरासाइट हो गए। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं? जो दूसरी बॉडी के इनसाइड रह करके उसको हार्म पहुंचाते हैं और वहां से अपना क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया? रिंगवॉर्म हो गया, अर्थवॉर्म हो गया। ये किसके एग्जांपल हो गए? एंडोपैरासाइट्स के हो गए। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब हम पढ़ाते हैं तो इसके अंदर 2 चीजें पढ़नी होती है, एक होस्ट पढ़ना होता है, एक पैरासाइट पढ़ना होता है। तो मैंने आपको बताया कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म करके उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखना होस्ट क्या होता है और पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट वो व्यक्ति जो दूसरे की बॉडी को हार्म कर रहे हैं, जैसे कि चींटियां बताई मैंने, जैसे जुएं बताई। जुएं हमारे क्या है? पैरासाइट है। और वो जिसकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रही है वो क्या कहलाएगा? होस्ट कहलाएगा। होस्ट मतलब जिसकी बॉडी से न्यूट्रिशन सक किया जा रहा है, और पैरासाइट मतलब जो सक कर रहा है। यहां तक का क्लियर हुआ। अब हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर नेक्स्ट आता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म सड़े गले, डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग का मतलब सड़े गले के ऊपर फीड करता है। तो सैप्रोफिटिक क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो कि फीड करते हैं ऑन डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि फंगई। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इसका एग्जांपल क्या है? फंगई। अब मैं आपको बताता हूं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? वो ऑर्गेनिज्म जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जैसे हम ह्यूमन शो करते हैं, एनिमल शो करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? सॉलिड फूड इंटेकर। ये क्या करते हैं? सॉलिड फूड को इंटेक करते हैं। क्लियर है नहीं है? अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मैंने 3 क्लासिफिकेशन में बांटा हुआ है, कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनिवोरस। कार्निवोरस वो जो सिर्फ नॉनवेज खाते हैं, जो कि फ्लैश खाते हैं, जैसे कि लायन हो गया। हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, जैसे कि काऊ हो गई। ओमनिवोरस जो दोनों खाते हैं, जैसे कि कैट हो गई, वो हमारा दूध भी पीती है, दूध ब्रेड भी खाती है और क्या खाती है? चूहे भी खाती है। तो वेज नॉनवेज जो दोनों खाता है उसको क्या बोला जाता है? ओमनिवोरस। अब मेरी बात सुनना,
जो ये होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, इसके अंदर 5 स्टेप एक ऑर्गेनिज्म शो करता है इस न्यूट्रिशन को लेने के लिए। वो 5 स्टेप देखिए, 5 स्टेप्स ऑफ होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला क्या है? इंजेशन। दूसरा क्या है? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। एक एक करके समझते हैं। इंजेशन का मतलब खाने को उठाना और अपने मुंह में डालना, मतलब कि खाने को प्लेट से उठाना, अपने मुंह में डालना। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इंजेशन। डाइजेशन का मतलब जो खाना हमने अपने मुंह में डाल लिया है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हेल्प से क्या हो जाना? डाइजेस्ट हो जाना। डाइजेस्ट हो गया। एब्जॉर्प्शन का मतलब वो डाइजेस्टेड फूड हमारे ब्लड के अंदर चले जाना और ऑर्गन्स तक पहुंच जाना, उसको क्या बोला जाएगा? एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, अब ऑर्गन्स तक पहुंच गया, ऑर्गन्स ने उससे क्या ले लिया है? एनर्जी ले ली है, उसको क्या बोला जाता है? एसिमिलेशन। इजेशन का मतलब बॉडी से रिमूव हो जाना, जैसे कि फीसिस के टाइप से रिमूव हो जाना हमारी बॉडी से, उसको क्या बोला जाता है? इजेशन। यहां तक का नोट डाउन कीजिए, इसके आगे का भी हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? थर्ड क्लासिफिकेशन, जो कि क्या थी? होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म जो होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं या परफॉर्म करते हैं, उनको क्या, उनके 5 स्टेप होते हैं, वो 5 स्टेप को फॉलो करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? सॉलिड फूड इनटेकर बोला जाता है। होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उनको क्या बोला जाता है? सॉलिड फूड इनटेकर। अब ये 5 स्टेप फॉलो करते थे, मैंने अभी आपको लिखवाए थे इससे पहले वाली बोर्ड के ऊपर। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये कर लिया। अब हम देखते हैं, मैंने आपको न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन चार्ट पूरा बता दिया था, अब इसके अंदर एक एक को उठा करके डिटेल के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन से हम उठाते हैं। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन देखना, बाय डेफिनेशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म prepare its food from simple inorganic substances is known as autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition क्या होता है? ऐसा mode of nutrition जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपना खाना खुद किससे बनाता है? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। वर्ड क्या याद रखना है? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना खाना जो ऑर्गेनिज्म खुद बनाएंगे उसको क्या बोला जाएगा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब मेरी बात सुनना, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने 2 में क्लासिफाई कर रखा है। एक कर रखा है फोटोसिंथेटिक, एक कर रखा है कीमोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेटिक के अंदर क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट अपना खाना बनाएगा। कीमोसिंथेटिक के अंदर क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स अपना खाना बनाएगा। तो मैंने क्या बोला? ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसकी 2 क्लासिफिकेशन, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ऐसा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और कीमोसिंथेटिक ऐसा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऐसे टाइप का ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स। यहां तक का नोट कीजिए, अभी हम आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाला आपको क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर क्या होता है? प्लांट हैविंग ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैं बता चुका हूं आपको। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर के अंदर ये डेफिनेशन ना आए ऐसा कभी नहीं होता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन सुनना। The process by which green plants, word to be noted, ये words होने चाहिए आपके definition के अंदर। The process by which green plants make their own food with the help of carbon dioxide, water, in the presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis. सुनो, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिससे कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। अब अगर हमें कोई फैक्ट्री के अंदर सामान बनाना होता है तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए होता है, तो वैसे ही प्लांट को अपना खाना खुद बनाना है तो उसके लिए कच्चा माल क्या क्या चाहिए होगा? उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, CO2, H2O, वाटर चाहिए होगा। किसकी प्रेजेंस के अंदर? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर। क्लोरोफिल बच्चों क्या होता है? प्लांट्स के पास लीफ के अंदर एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जो कि हेल्प करती है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के अंदर।
क्योंकि मैंने आपको बताया ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है नेचर से? क्लोरोफिल एक पिगमेंट होती है ग्रीन कलर की, एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवा सके वो। तो अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस देखना, जब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या ऐसे बोल लो 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे 6 मोल्स ऑफ पानी के साथ, तो किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर, तो क्या होगा? C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा और क्या बनेगा? 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनेगा। क्या बोला मैंने? 6 CO2 प्लस 6 H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives that C6H12O6, जिसको कि क्या बोला जाता है? ग्लूकोज। बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कर लेना, C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक का क्लियर हो गया? यहां तक करो, फिर हम अभी आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बोर्ड के अंदर आने वाला 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। ये बोर्ड के अंदर आएगा तो आपका 3 मार्क्स के अंदर आता है, या 2 में भी आ जाता है कभी कभार। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवेंट समझना, सबसे पहले तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगी लाइट एनर्जी की क्लोरोफिल। अभी मैंने आपको बताया प्लांट्स के अंदर लीफ के पास क्या होती है? ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, जो क्या करती है? नेचर से सनलाइट एब्जॉर्ब करती है। तो पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस अगर होनी है तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगी लाइट एनर्जी की बाय द क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। यहां तक का क्लियर हो गया? नहीं हो गया? अब एब्जॉर्प्शन होगी लाइट एनर्जी की, अब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर क्या होगी? कन्वर्ट होगी। तो दूसरा स्टेप क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्या होगा? लाइट एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी के अंदर। अब थर्ड स्टेप देखना, थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा? टूटेगा। क्या टूटेगा? पानी टूटेगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे ये देखो H2O है, इसको अगर मैं स्प्लिट करूंगा H2 प्लस O2, पानी किसके अंदर टूटेगा? H2 और O2 के अंदर टूटेगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया या नहीं हो गया? अगर इसको बैलेंस करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगा सकते हो। बैलेंसिंग आपको आती होगी, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने देखी थी। अब एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है? सेकंड और थर्ड को एक ही में मर्ज कर रखा है। मैंने यहां पर इनको 2 के अंदर चेंज कर दिया है, 2 पॉइंट बना दिए, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। एनसीईआरटी ने इन दोनों पॉइंट को एक के अंदर मर्ज कर रखा है। तो पहले देख लेते हैं क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगी लाइट एनर्जी की क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरा क्या होगा? कन्वर्जन होगा लाइट एनर्जी का किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। फिर क्या होगा? स्प्लिटिंग होगी वाटर मॉलिक्यूल की किसके अंदर? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। फोर्थ स्टेप क्या होगा? रिडक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की टू ग्लूकोज। ये वाला पॉइंट समझना। इधर देखो, ये लिखा मैंने कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन डाल दिया। तो अब देखना, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हो। तो अब देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। जरा इसको सिंपल बनाओ। सिंपल बनाओ मतलब इनमें से 6 कॉमन ले लो। तो 6 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो C1H2O। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ग्लूकोज ही बन जाएगा। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कहीं ना कहीं H2 आ गया, तभी तो ग्लूकोज बना। तो इस इवेंट के अंदर क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। आपको समझ आया कैसे रिडक्शन हुई कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज कैसे बना? इतना नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इस चैप्टर के अंदर जो बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा और उसके फंक्शंस। तो देखना, स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आर दी टाइनी पोर्स। पोर्स मतलब छेद, छोटे छोटे से छेद होते हैं, प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। मेरी बात सुनना, एपिडर्मिस किसी भी चीज की आउटर लेयर को, क्या? आउटर लेयर, किसी भी चीज की आउटर लेयर को क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस। जैसे लीफ होती है, उसकी आउटर लेयर को क्या बोला जाएगा? एपिडर्मिस। तो स्टोमेटा आर दी टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। लीफ की ऊपरली परत के ऊपर छोटे छोटे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। अब प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? देखिए, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो किसकी हेल्प से होती है? स्टोमेटा की हेल्प से होती है। क्लियर है? सेकेंड फंक्शन, इट हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन। अब ये ट्रांसपीरेशन क्या होता है?
लॉस होना वाटर का इन फॉर्म ऑफ वेपर, पानी का भाप बन के उड़ना, ट्रांसपीरेशन कहलाएगा लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर। नोट डाउन कीजिए इतना, फिर आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज परफॉर्म बाय गर्ड सेल। यहां पर एक न्यू वर्ड आया, क्या आया? गर्ड सेल। अभी सिर्फ समझ लो ओपनिंग कैसे होती है, क्लोजिंग कैसे होती है। गर्ड सेल को मैं डायग्राम के साथ आपको बताऊंगा। गर्ड सेल के अंदर अगर पानी ज्यादा हो जाएगा, दैट इज इफ देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर इन गर्ड सेल, इट लीड्स टू स्वेलिंग ऑफ गर्ड सेल बाय विच स्टोमेटा इज ओपन। सुनो, गर्ड सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? अमाउंट। अगर गर्ड सेल के अंदर क्या होगा, पानी एक्सेस में होगा, तो वो क्या करेगा? गर्ड सेल को स्वेल कर देगा, जिसके कारण क्या होगा? स्टोमेटा आपका ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा इज ओपन। अब क्लोजिंग कैसे होगी? When there is low water concentration, then गर्ड सेल बिकम श्रिंक एंड स्टोमेटा गेट क्लोज। अब देखो, गर्ड सेल है, गर्ड सेल के अंदर अगर पानी एक्सेस अमाउंट के अंदर भर गया तो क्या होगा? स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अगर गर्ड सेल के अंदर पानी का अमाउंट कम हो गया तो गर्ड सेल क्या होगा? श्रिंक होगा, जिसके कारण क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस अगर परफॉर्म करनी है तो पहली बात तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, दूसरी चीज हमें वाटर चाहिए होगा, तीसरी चीज सनलाइट चाहिए होगी, और फोर्थ क्या चाहिए होगा आपको? क्लोरोफिल। अब मैं आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एनसीईआरटी का जो डायग्राम है अब मैं वो डिस्कस करूंगा। इतना नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं डायग्राम से समझते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया है आउटलाइन, इसको क्या बनाया है मैंने? सरफेस ऑफ ली। ये क्या चीज शो कर रही है? सरफेस ऑफ ली। इसके अंदर मैंने ये जो चीज बनाई है इसको बोला जाता है गर्ड सेल। गर्ड सेल कर्व होंगे किस केस के अंदर? जब स्टोमेटा ओपन होगा। सुनना, ये कर्व शेप के अंदर जो मैंने ब्लू पेन से डॉट डॉट बनाए हैं इसको क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या कंटेन होता है? क्लोरोफिल होती है। अब दो गर्ड सेल के बिटवीन जो स्पेस होता है इसको क्या बोला जाता है? स्टोमेटल पोर। अब यहां पर देखो, स्टोमेटल पोर ओपन है, ओपन स्टोमेटा के केस के अंदर इसको क्या बोला जाएगा? ओपन स्टोमेटल पोर। ये किसका डायग्राम हो गया? ओपन स्टोमेटा का। यहां तक का क्लियर हो गया? स्टोमा और स्टोमेटा एक ही बात है। अब क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर देखो, जो गर्ड सेल है वो स्ट्रेट मिलेगा। ओपन स्टोमेटा के अंदर गर्ड सेल कर्व मिलेगा, क्लोज स्टोमेटा के अंदर गर्ड सेल स्ट्रेट मिलेगा। देखो, जो सी स्टोमेटल पोर थी वो एकदम बंद हो गई है, श्रिंक हो गई है। क्लियर है? ये क्या था? क्लोज स्टोमेटा। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखना, ये हमने यहां तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद का एनसीईआरटी के मैं आपको दो डायग्राम बता रहा हूं, वो आप कर लीजिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं, बनाने को आते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम आपको पेज नंबर 97 पर मिलेगा, फिगर नंबर 6.3। इसके अंदर तो क्या दे रखा है? ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। ये आप अच्छे से डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी दूसरी चीज क्या दे रखी है? पेज नंबर 96 पर दे रखा है फिगर नंबर 6.1। इसके अंदर क्या दे रखा है? क्रॉस सेक्शन ऑफ ली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इन डायग्राम्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखते हैं, अब आगे मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। आज की क्लास में मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। अदरवाइज आप आज की क्लास के नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 3 लिंक और दे रखे हैं, एक हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का,
टेलीग्राम चैनल का और एक हमारी वेबसाइट का। हमारी वेबसाइट से आप 9th, 10th, 11th और 12th की साइंस एंड मैथ्स स्ट्रीम के सारे नोट्स हैंड रिटन आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। सत श्री अकाल।